हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर सीरीज़ में अभी हम देख रहे हैं आईपीसी का चैप्टर 3 जो कि है पनिशमेंट्स, जो कि सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक दिया हुआ है, जिसमें हम सेक्शन 53 से सेक्शन 70 तक पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम उसके आगे के जो सेक्शंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जो कि हैं सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 75 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है इसमें वो है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एक बार हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखते हैं पहले ये सेक्शन क्या कहता है। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट itself an offense, the offender shall not be punishable with the punishment of more than one of such this offense unless it is so expressly provided। ये जो सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसके जो कॉजेज़ हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स से मिलके वो ऑफेंस बनता है, वो पार्ट्स भी खुद में एक ऑफेंस हैं। मतलब एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। मतलब जो ऑफेंस है वो जिन पार्ट्स से मिलके बनता है या जिन पार्ट्स से मिलके वो होता है, वो पार्ट्स खुद में एक ऑफेंस हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो ऑफेंस कर रहा है तो उसे उस पार्ट्स के लिए अलग अलग मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उन पार्ट्स के लिए अलग अलग पनिशेबल नहीं किया जाएगा, उसे एक साथ उन सब का पनिशमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि वो सब मिलके एक ही ऑफेंस को बना रहे हैं। लेकिन तब तक जब तक उन ऑफेंसेस का कहीं अलग से कोई पनिशमेंट ना दिया हो। अगर पनिशमेंट दिया है तब भी हम इन सबको एक साथ करके एक ही में उससे पनिशमेंट दे देंगे। ये नहीं कि हम हर ऑफेंस के लिए अलग अलग से उस व्यक्ति को पनिशमेंट देंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5 कोई व्यक्ति हैं जो कि किसी घर में चोरी करने के लिए घुसे हैं। तो 5 लोग हैं, तो सबसे पहले तो ये डेकॉइट में आ जाएगा, डकैती करने घुसे हैं, और उसके साथ उन लोगों ने किसी का मर्डर भी कर दिया। तो ऐसे में अब उन 5 को कोई 2 पनिशमेंट के लिए तो मतलब 2 ऑफेंस के लिए पनिशमेंट तो देंगे नहीं कि एक डेकॉइट के अलग और मर्डर के लिए अलग। तो ऐसे में क्या करेंगे, सेक्शन 396 जो कि कहता है डेकॉइट विद मर्डर, उन व्यक्तियों को इस चीज़ के लिए, इस ऑफेंस के लिए उस सेक्शन के अंडर पनिशेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये सेक्शन ना होता, मान लीजिए इस जो ये कोड है आईपीसी, इसके अंदर ऐसा कोई सेक्शन ना होता जिसमें डेकॉइट विद मर्डर का पनिशमेंट दिया गया है, तो फिर उन्हें दोनों चीज़ों की पनिशमेंट अलग अलग ही दी जाती। या तो उन्हें मर्डर की दे दी जाती या तो उन्हें डेकॉइट की दे दी जाती। लेकिन क्योंकि इस कोड के अंदर डेकॉइट विद मर्डर के लिए भी एक पनिशमेंट दी गई है, तो इसलिए उन दोनों को, मतलब उन लोगों को, वो दोनों की पनिशमेंट साथ में एक साथ मिला के दे दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 72, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस द जजमेंट इज स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने कई सारे ऑफेंस किए हैं, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया कि हाँ इसने इतने ऑफेंस किए, मगर ये बताना कठिन है कि उसने इन सब में से जो ऑफेंस है एक्चुअली किया कौन सा ऑफेंस है। उसके ऊपर कई सारे चार्ज लगाए गए हैं, मान लीजिए मर्डर का भी लगा है या फिर चोरी का लगा है और ग्रीवियस हर्ट का भी लगा है, डेफोमेशन का भी लगा है। उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हैं, लेकिन ये बताना कठिन है, मतलब इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि उसने वो सारे ऑफेंस किए हैं, या फिर ये बताना कठिन है कि उसने उन सारे ऑफेंस में से कौन सा ऑफेंस एक्चुअली किया है। मतलब उसने 4 तरह के ऑफेंस करे हैं, लेकिन ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि उन्होंने एक्चुअली इन चारों में से कौन सा ऑफेंस किया है। तो और जो ऑफेंस चारों किए हैं वो चारों अलग अलग नेचर के, उन चारों की पनिशमेंट भी अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने 4 ऑफेंस किए हैं उन्हें उन चारों ऑफेंस में से जिस ऑफेंस में सबसे कम सज़ा होगी, वो सज़ा, उस ऑफेंस की सज़ा उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। ये सेक्शन क्या कहता है, इन ऑल द केस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस स्पेसिफाइड इन दैट जजमेंट, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंस ही इज गिल्टी, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद द ऑफेंस ऑफ विच of these offense he is guilty. The offender shall be punished of offense of which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। मतलब
उसने अगर कई सारे अपराध किए हैं और उसमें से ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि उसने कौन सा अपराध किया है, मतलब किए तो कई सारे अपराध हैं लेकिन ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि असली में उन सब में से कौन सा उसने किया है, किसके किसके खिलाफ हमारे पास सबूत है और नहीं है या फिर नहीं है, तो ऐसे में जो भी उसमें से ऑफेंस होगा जिसमें कब सबसे कम सज़ा होगी वो उसे दे दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 73 कहता है वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. The court may by its sentence order that the offender shall be kept in the solitary confinement for any proportion of its portion of imprisonment of which he is sentenced, he not exceeding 3 months of his whole according to the following scales, that is says. मतलब जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे उस ऑफेंस में रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दे सकती है, तब वो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी भेज सकती है। अगर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दे सकती है तो उसके साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी भेज सकती है, और जो प्रपोर्शन होगा उसकी टोटल इम्प्रिजमेंट का, मतलब जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेजने का प्रपोर्शन होगा वो केवल 3 महीना होगा उसकी टोटल इम्प्रिजमेंट का। मतलब उसे कितने भी टाइम की इम्प्रिजमेंट क्यों ना मिली हो लेकिन उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने तक ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। और इसके कुछ और भी प्रपोर्शन है, जैसे कि अगर उसे टोटल 6 महीने के लिए इम्प्रिजमेंट है तो उसे 6 महीने में से केवल 1 ही महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। अगर जो इम्प्रिजमेंट का टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर उसे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो केवल 2 ही महीने का मिलेगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर अगर जो उसका इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे 3 महीने का ही दिया जा सकता है। 6 महीने के अंदर के टाइम में 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने से 6 महीने के 6 महीने से ज़्यादा के टाइम में लेकिन 1 साल से कम के टाइम में 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, भले ही उसकी पनिशमेंट 3 साल की क्यों ना हो या 6 साल की क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सेक्शन 74 जो है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये बताता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो कितनी लिमिट्स में दी जाएगी। अब जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा कि 6 महीने से कम के टाइम के लिए 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 6 महीने ज़्यादा के टाइम के लिए 2 महीने का, और साल भर से ज़्यादा के लिए 3 महीने का। तो ऐसा नहीं है कि उसे लगातार 1 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे या लगातार 2 महीने तक या लगातार 3 महीने तक। आप उसे कंटिन्यूसली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप उसे केवल 1 महीने में 14 दिन के लिए ही रख सकते हैं। मतलब अगर उसे 6 महीने की सज़ा मिली है तो 6 महीने में कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, 1 महीने का, तो आप सीधा उसे 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं भेजेंगे, आप उसे हर महीने 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजेंगे, और तब तक जब तक उसका 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो जाता 6 महीने की सज़ा में। तो मतलब 2 महीने में उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका प्रपोर्शन ऐसा होता है कि हर 1 महीने में उस व्यक्ति को 14 दिन का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर अगर उसको 1 साल का इम्प्रिजमेंट है तो 1 साल में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 2 महीने का होता है। तो इसका मतलब होगा कि उसे हर महीने 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा जब तक उसका ये 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो जाता। यानी 4 महीने में ऑलमोस्ट उसका 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म हो जाएगा अगर उसे हर महीने 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। और जो रिमेनिंग डेज़ हो गए महीने के वो नॉर्मल इम्प्रिजमेंट में आ जाएगा, जो उसकी नॉर्मल इम्प्रिजमेंट चल रही है। अब सबसे मेन चीज़ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या, हमने पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत परिरोध या एकांत कारावास। मतलब उस व्यक्ति को एक छोटी सी कालकोठरी में अकेले उतने समय के लिए रख दिया जाएगा। नॉर्मल जो इम्प्रिजमेंट होता है उसमें क्या होता है, आपको एक सेल में रखा जाता है, आप बाहर जा सकते हो, मतलब बाहर मतलब जो जेल का जो प्रेमाइसेस है उसमें जा सकते हो, वहाँ अगर आपको कुछ काम मिलता है वो कर सकते हो, दूसरे कैदियों से मिल सकते हो। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जितने टाइम का आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उतने टाइम आपको एक प्रिजन के अंदर रहना है, एक सेल के अंदर रहना है, आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते।
और ये कितना होगा, 1 महीने में 14 दिन का। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 कहता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ये इसका मतलब होता है कि चैप्टर 12 और चैप्टर 17, सबसे पहले चैप्टर 12 जो है वो है जो भी ऑफेंसेस होंगे कॉइन्स या गवर्नमेंट स्टैम्प्स के अगेंस्ट उनके लिए, और चैप्टर 17 जो है वो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब रॉबरी, डेकॉइट, थेफ्ट, मिसचीफ, ये सब मतलब जो भी ऑफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, ये सेक्शन उनके बारे में बात करता है, इन दो चीज़ों के बारे में। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों चैप्टर्स के किसी ऑफेंस के अंडर प्रीवियसली कन्विक्ट है, मतलब वो पहले भी इन ऑफेंस के अंडर कोई अपराध, मतलब इन चैप्टर्स के अंदर कोई ऑफेंस कर चुका है, कोई अपराध कर चुका है और उसके बाद फिर से करता है, यानी प्रीवियसली कन्विक्ट था और उसके बाद फिर से उसने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया, तो ऐसे में उसे कैसी पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी पनिशमेंट को और इन्हांस कर दिया जाए, मतलब और बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये कहता है बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एनी पनिशमेंट पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड। मतलब अब जो उसकी सज़ा होगी उस व्यक्ति की जो प्रीवियसली कन्विक्ट था और उसने फिर से कोई ऐसा ऑफेंस किया, तो अब उसकी जो सज़ा होगी वो या तो 3 साल होगी, यानी मिनिमम 3 साल तो होगी, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर कोई कोर्ट चाहे तो। ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ऑफेंस उससे ज़्यादा गंभीर हो गया तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 साल होनी चाहिए। फिर शेल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दोज चैप्टर with like imprisonment for the like term shall be subject of every such subsequent offense to imprisonment of life or imprisonment either description of term in which may be extended to 10 years। मतलब अगर कोई व्यक्ति उन दोनों चैप्टर में से कोई ऑफेंस करता है तो ऐसे में जो इम्प्रिजनमेंट उसे दिया जाएगा उन ऑफेंस के लिए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी हो सकता है या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है अगर कोई सीरियस ऑफेंस करता है उसके लिए, या फिर 10 साल तक या उससे ज़्यादा की सज़ा भी सुना सकती है। तो ये जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 3, ये हाँ ऑफेंस के बारे में बात करता था। हमने सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक पूरा ये चैप्टर कवर किया है, पनिशमेंट्स अंडर आईपीसी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो इसके पहले वाले वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाके देखें। थैंक यू।